नमस्कार। पत्रकारिता एवं नवीन मीडिया अध्ययन विद्यापीठ के इस टेली कॉन्फ्रेंसिंग सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है फोटोग्राफी तकनीक और यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे कई कार्यक्रमों के लिए, जैसे कि हमारा एमए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जो है उसमें MJM 027 एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोर्स है। उसमें फोटोग्राफी पर पूरा एक ब्लॉक है, पूरा खंड हम फोटोग्राफी पे है करते हैं। और आज की चर्चा को हम मुख्यतः लाए हैं अपने MAJMC हिंदी माध्यम के छात्र छात्राओं के लिए, जो कि इस मास्टर्स प्रोग्राम को हिंदी भाषा में कर रहे हैं, हिंदी माध्यम से कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो PGJMC के जो हमारे छात्र हैं, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन हिंदी माध्यम के छात्र, उनके लिए भी यह प्रासंगिक है यह विषय, क्योंकि जो PGJMC है उसका जो प्रायोगिक कोर्स है MJML 120 जो प्रिंट एंड ऑनलाइन पत्रकारिता पर आधारित है, उसमें जब आप गतिविधियों को देखेंगे तो उसमें भी फोटोग्राफी का खंड है। उसमें कई जो गतिविधियां हैं वो फोटोग्राफी से संबंधित हैं और फोटो पत्रकारिता से संबंधित कई गतिविधियां उसमें शामिल हैं। तो आज का यह जो विषय है फोटोग्राफी तकनीक, यह विषय MAJMC हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए, साथ ही PGJMC हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए विशेषकर उपयोगी है। इसके अतिरिक्त हमारा MA इन जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो हमारे छात्र हैं या PG डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो छात्र हैं, उन सब के लिए यह विषय काफ़ी प्रासंगिक है और उन सबको इससे सहायता मिलेगी। विषय पर आने से पहले मैं कुछ सूचनाएं दे दूं जो कि एडमिशन नामांकन से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि इग्नू में जुलाई 2023 जो नामांकन साइकिल होता है उसकी प्रक्रिया अभी भी चल रही है। अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है और हमारा विद्यापीठ पत्रकारिता एवं जनसंचार के अलग अलग क्षेत्रों में कई कार्यक्रम ऑफर करता है, कई कार्यक्रम हम चलाते हैं, जिसमें यदि आपकी रुचि हो तो आप उसमें नामांकन ले सकते हैं। हमारे 4 मास्टर डिग्री के प्रोग्राम हैं, जिसमें MA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के अतिरिक्त तमिल भाषा में भी हम ऑफर करते हैं। और यह कार्यक्रम ODL माध्यम से भी चलाया जाता है, साथ ही ऑनलाइन माध्यम से भी चलाया जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे पास MA इन जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, MA इन जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया है और MA इन डेवलपमेंट जर्नलिज्म है। तो ये 4 मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम हैं। पहले कार्यक्रम के अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया और डेवलपमेंट जर्नलिज्म के मास्टर्स हैं, वो अंग्रेजी भाषा में ही उसकी सामग्री उपलब्ध है। लेकिन यदि छात्र और छात्राएं चाहें तो अपनी परीक्षाएं वो हिंदी में दे सकते हैं, अपने असाइनमेंट हिंदी में दे सकते हैं, अपने प्रैक्टिकल जो पोर्टफोलियो है उसको हिंदी में जमा कर सकते हैं, साथ ही अपना प्रोजेक्ट हिंदी में कर सकते हैं। तो ठीक है कि अध्ययन सामग्री अंग्रेजी में इन 3 मास्टर्स की है, बट बाकी सारे कार्य हमारे छात्र यदि चाहें तो हिंदी में भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे कई PG डिप्लोमा कार्यक्रम भी है। कुल 6 PG डिप्लोमा कार्यक्रम हैं, जिसमें PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, जो कि हिंदी, अंग्रेजी और तमिल तीनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त हमारा PG डिप्लोमा इन ऑडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन है, जो कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त PG डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, PG डिप्लोमा इन डिजिटल मीडिया, PG डिप्लोमा इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन और PG डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन। ये जो PG डिप्लोमा कार्यक्रम है वो अभी केवल अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि सामग्री अंग्रेजी में उपलब्ध है, लेकिन यदि छात्र छात्राएं चाहें तो अपनी परीक्षाएं, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट हिंदी में भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास एक सर्टिफिकेट कार्यक्रम भी है, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी रेडियो, और यह कार्यक्रम भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। तो इस प्रकार यदि आप देखें तो पत्रकारिता एवं नवीन मीडिया अध्ययन विद्यापीठ जनसंचार के अलग अलग क्षेत्रों में
कई कार्यक्रम ऑफर करता है, कई कार्यक्रम चलाता है। और यदि आपका किसी भी क्षेत्र में आपकी रुचि है, आप अगर मास्टर्स और पीजी डिप्लोमा कार्यक्रमों की बात करें तो उनकी जो न्यूनतम योग्यता है वो ग्रेजुएशन है। आपका स्नातक होना जरूरी है, वो किसी भी विषय में हो सकता है। यदि आप विज्ञान में स्नातक हैं या अर्थशास्त्र में स्नातक हैं या फिर आपने मैनेजमेंट में किया है या कंप्यूटर साइंस में किया है, किसी भी विषय में यदि आप स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप हमारे मास्टर्स और पीजी डिप्लोमा कार्यक्रमों में नामांकन ले सकते हैं। जो हमारा सर्टिफिकेट कार्यक्रम है, उस सर्टिफिकेट कार्यक्रम में 10+2 की न्यूनतम योग्यता आवश्यक है। इन सब कार्यक्रमों के अतिरिक्त इसी सत्र से अर्थात जुलाई 2023 के नामांकन सत्र से हमने अपना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी शुरू किया है। हमारा बीए इन जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया उन छात्र छात्राओं के लिए है जो जर्नलिज्म और डिजिटल मीडिया में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। इसमें न्यूनतम योग्यता 12वीं है। 12वीं या इंटरमीडिएट यदि आप हैं तो इस कार्यक्रम में नामांकन ले सकते हैं। अभी यह कार्यक्रम केवल अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध है, लेकिन आप परीक्षाएं, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट हिंदी में भी कर सकते हैं। तो ये सब कार्यक्रम हमारे कार्यक्रम पत्रकारिता एवं जनसंचार के अलग अलग क्षेत्रों पे फोकस्ड हैं। साथ ही हम हर स्तर पर सर्टिफिकेट पे, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, पीजी डिप्लोमा लेवल पे और मास्टर्स डिग्री लेवल पे कार्यक्रम संचालित करते हैं। यदि आपकी रुचि इसमें है तो आप इग्नू की वेबसाइट पर जाएं, वहां एडमिशन का लिंक है और वहां से आप एडमिशन ले सकते हैं। उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको सारी जानकारी स्तर के अनुसार एक एक स्टेप के बाद कैसे करना है वो सारी जानकारी वहां उपलब्ध है और आप नामांकन ले सकते हैं। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसलिए कोई ऑफलाइन किसी भी फॉर्म या किसी भी चीज़ को भरने की आवश्यकता नहीं है। तो और साथ में एक और अच्छी सूचना ये है कि जो छात्र छात्राएं कोई अगर रेगुलर माध्यम से कोई डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं तो अब जैसा कि आपको पता है कि अब इसकी भी अनुमति है कि आप साथ में एक डिस्टेंस का भी डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं, पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं, मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं या हमारा बीए भी कर सकते हैं। तो इससे इससे यह होता है कि आप एक और अधिक किसी एक अन्य क्षेत्र में भी आपकी एक्सपर्टीज और आप अपनी विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं, जिसका फ़ायदा आपको करियर में मिल सकता है। तो नामांकन के संबंधित किसी भी जानकारी के लिए और प्रक्रिया के लिए आप इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in पर जा सकते हैं, वहाँ सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। अब हम अपने विषय पर आते हैं। आज का विषय फोटोग्राफी तकनीक है। यदि हम फोटोग्राफी को दो हिस्सों में बांटें तो एक तो टूल से संबंधित, उपकरणों से संबंधित ज्ञान है और दूसरा इसका सौंदर्यपरक ज्ञान है, एस्थेटिक सेंस और एस्थेटिक से संबंधित जो नॉलेज है। तो जो उपकरणों से संबंधित ज्ञान है, इसमें फोटोग्राफी में उपकरण के रूप में कैमरा है और उसी उपकरण के माध्यम से आपको फोटोग्राफी करनी है और अपनी जो आपका जो संदेश है, आप जो कहना चाहते हैं, आप जो दुनिया को बताना चाहते हैं, उसको आप बता सकते हैं अपने तस्वीरों के माध्यम से। और उन तस्वीरों को खींचने के लिए जो आपके पास उपकरण है वो कैमरा है। तो यदि हम एक अच्छा फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो हमारे लिए यह आवश्यक होता है कि हमें जो उपकरण है, जिस उपकरण के माध्यम से हमें सारा काम करना है, उसकी हमारे पास अच्छी समझ हो, उसमें जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उनके बारे में हमें जानकारी हो, ताकि उनका उपयोग करके हम जो हमारा इच्छित संदेश है जो हम देना चाहते हैं, क्योंकि जैसे हम लिखित भाषा में अपना संदेश प्रेषित कर सकते हैं, वैसे ही फोटोग्राफी भी एक माध्यम है और उस माध्यम के द्वारा हम अपने संदेशों को दुनिया के सामने रख सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है उसमें हम कैमरा एक उपकरण के रूप में हम किस प्रकार उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका उपयोग करके, जिनको समझ के, जिनकी जानकारी विकसित करके हम अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें तो हम जो स्लाइड पे देख पा रहे हैं कि एक DSLR की तस्वीर है। DSLR अर्थात डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा, ये एक लोकप्रिय कैमरा है।
अब आप देखेंगे तो बाज़ार में बड़ी संख्या में मिररलेस कैमरे भी आ रहे हैं जो बहुत ही लोकप्रिय हैं। उनकी कुछ खासियतें हैं, वो हल्के हैं, उन बहुत शांत हैं, तो कुछ खासियत है जिसके कारण वो भी लोकप्रिय हो रहे हैं। लेकिन डीएसएलआर की बात करें तो ये आज भी बाज़ार में एक लोकप्रिय कैमरा है, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। और अगर आप तस्वीरों को देखें तो इसके मुख्यतः दो हिस्से हैं। एक लेंस यूनिट है जिसको आप अलग कर सकते हैं और एक कैमरे की बॉडी है। तो कैमरे की बॉडी और लेंस के यूनिट को आप अलग कर सकते हैं। ये डिटैचेबल होता है। जो कंज्यूमर कैमरे होते हैं उसमें यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन जो प्रोफेशनल कैमरे हैं, डीएसएलआर प्रोफेशनल कैटेगरी का कैमरा है, तो आप इसमें लेंस यूनिट को आप कैमरे की बॉडी से अलग कर सकते हैं। तो कैमरे में मुख्यतः दो हिस्से होते हैं, एक तो बॉडी है कैमरे की और दूसरा जो लेंस यूनिट है। कुछ चीज़ें लेंस यूनिट में होती है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, कुछ कंट्रोल्स और कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे अवयव या तत्व कैमरे की बॉडी में भी होते हैं जिनका हम प्रयोग करके बेहतर फोटोग्राफी कर सकते हैं, या कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। अब ये जो तस्वीर है, ये जो रेखा चित्र है, ये मुख्यतः आपको जो फोटोग्राफी की का पूरा जो प्रोसेस है, फोटोग्राफी जब हम करते हैं उसकी पूरी प्रक्रिया को दर्शाता है। हम सब जानते हैं कि हम किसी चीज़ को तभी देख सकते हैं जब उस पर किसी भी प्रकाशीय स्रोत से रोशनी पड़ती है, प्रकाश पड़ता है, और वो चीज़ उस प्रकाश को जब परावर्तित करती है, रिफ्लेक्ट करती है, तब वो प्रकाश, रिफ्लेक्टेड प्रकाश, परावर्तित जो प्रकाश की किरणें होती हैं, वो हमारी आंखों के माध्यम से जाकर हमारे रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, और फिर उस प्रतिबिंब को हमारा मस्तिष्क जो है वो उसका विश्लेषण कर कर उस चीज़ को समझता है। तो लगभग ऐसी ही प्रक्रिया कैमरों के मामले में भी होती है। कैमरों में भी लगभग काफ़ी मिलती जुलती ये प्रक्रिया होती है। जैसा कि आप देखें कि किसी भी लाइट सोर्स से या प्रकाश स्रोत से जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वो हर वस्तु प्रकाश को परावर्तित करती है, अलग अलग मात्रा में कर सकती है। वह निर्भर करता है कि वह वस्तु किस चीज़ से बनी हुई है, उसके गुण क्या हैं, उसके आधार पर, लेकिन परावर्तित करती है। तो जब वो परावर्तित करती है तो वो प्रकाश किरणें, जो लाइट रेज हैं, वो लेंस के माध्यम से, लेंस के थ्रू वो अंदर की ओर आती हैं। और आप देख सकते हैं कि लेंस में एक होल जैसी संरचना बनी हुई है, और उसी होल जैसी संरचना से ही वो प्रकाश की किरणें कैमरे की ओर, कैमरे की अंदर जा रही हैं। इस होल के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसको हम एपर्चर कहते हैं। जब ये किरणें उस होल, उस छिद्र के माध्यम से अंदर की ओर आती हैं तो आगे उनको एक दरवाजे जैसी संरचना मिलती है, जिस दरवाजे जैसी संरचना को, जिस पर्दे जैसी संरचना को हम शटर कहते हैं। और ये शटर जब तक बंद है, ये प्रकाश की किरणें जो हैं कैमरे के अंदर, जो इमेज सेंसर है वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं। ये तभी इमेज सेंसर तक पहुंच सकती हैं जब यह शटर खुलता है। एक बार जब यह शटर खुलता है तब प्रकाश की किरणें इमेज सेंसर तक पहुंचती हैं, और इस इमेज सेंसर पर लाइट सिग्नल, प्रकाशीय संकेतों के रूप में प्रतिबिंब का निर्माण करती है। पहले इन्हीं इमेज सेंसर्स की जगह, इन इमेज सेंसरों की जगह पहले फिल्मों का उपयोग किया जाता था। अब फिल्मों की जगह इमेज सेंसर आ गए हैं। इमेज सेंसर मुख्यतः जो अभी प्रयोग में आते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक सीसीडी है और दूसरा सीएमओएस है। तो ये दो प्रकार के इमेज सेंसर हैं। तो जब शटर के रूप में जो वो दरवाजा है, वो जो पर्दा है, जब वो उठता है, जब वो खुलता है, तब वो प्रकाश की किरणें इमेज सेंसर तक पहुंचती हैं, और इमेज सेंसर पर प्रकाशीय संकेतों के रूप में, लाइट सिग्नल्स के रूप में उस छवि को, उस प्रतिबिंब को इंगित करती हैं। इमेज सेंसर एक ट्रांसड्यूसर के रूप में काम करता है। ट्रांसड्यूसर मतलब वह उपकरण जो ऊर्जा के एक प्रकार को दूसरे प्रकार में बदल सकता है। तो इमेज सेंसर एक ट्रांसड्यूसर के रूप में काम करता है, और वो जो प्रकाशीय संकेतों के रूप में जो प्रतिबिंब इमेज सेंसर पे बनता है उसको वो विद्युतीय तरंगों में बदल देता है, विद्युतीय संकेतों में बदल देता है। और वो जो विद्युतीय संकेतों के रूप में जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे स्टोरेज डिवाइस में जाके जमा हो जाती है, जिसको हम, जिन फोटोग्राफ्स को हम कभी भी देख सकते हैं।
पहले के समय में जब फिल्म आधारित कैमरे होते थे तो इन इमेज सेंसर की जगह पे फिल्मों का इस्तेमाल होता था। तो वो प्रकाशीय संकेतों को ही ग्रहण करते थे, उसी में वो इंगित होते थे और उन्हीं को डेवलप करके फिर फोटोग्राफ्स में बनाए जाते थे। लेकिन ये जो हमारे इमेज सेंसर हैं, ये प्रकाशीय संकेतों को विद्युतीय संकेतों में परिवर्तित कर देते हैं। और जो हमारे आज के स्टोरेज डिवाइसेस हैं, वो आपका मेमोरी कार्ड हो सकता है, वो हार्ड डिस्क हो सकता है, उन जगहों पर वो विद्युतीय संकेतों के रूप में जमा होता है और जब भी हम चाहें तो उसको हम देख सकते हैं या उसका हम प्रिंट ले सकते हैं। तो ये एक जो बहुत ही बेसिक प्रक्रिया है जो इस रेखा चित्र के माध्यम से आपके सामने रखी गई है कि कैमरे, जो स्टिल कैमरे जिन कैमरों की हम बात कर रहे हैं, वो कैसे काम करते हैं और उनमें इमेज फॉर्मेशन की प्रक्रिया क्या होती है। ये जो कुछ तस्वीरें हैं, ये डीएसएलआर की तस्वीरें हैं जिसमें आप जो बॉडी पार्ट है, कैमरे का जो बॉडी पार्ट है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें मिरर दिखाई पड़ रहा है एक, जो जब हम शटर बटन प्रेस करते हैं तो वो मिरर मूव करता है ताकि वो प्रकाश किरणों के रास्ते से हट जाए, और साथ ही शटर भी मूव करता है, और शटर जब हटता है तब वो प्रकाश किरणें जो हैं वो इमेज सेंसर तक पहुंच पाती हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो इमेज सेंसर की तस्वीर है। शटर, मिरर भी हटा हुआ है और शटर भी उठा हुआ है। तो यहीं पे जाके जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो प्रकाशीय संकेतों के रूप में प्रतिबिंबों का निर्माण करती है, जिसको इमेज सेंसर बाद में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स या विद्युतीय संकेतों के रूप में परिवर्तित करता है। तो ये जो प्रक्रिया थी, ये बॉडी की एक ढंग से कैमरा बॉडी में आपने देखा कि डीएसएलआर के केस में वहाँ एक मिरर होता है, वहाँ शटर होता है और एक आपके पास इमेज सेंसर होता है। ये तीन महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई। कैमरा का जो लेंस यूनिट है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें हमने चर्चा की एक जो महत्वपूर्ण, जो हमें छिद्र दिखाई पड़ रहा था और उसी छिद्र के द्वारा प्रकाश की किरणें कैमरे के अंदर आ रही थी, और जिसकी हमने चर्चा की थी कि वो एपर्चर कहलाता है। वो एक महत्वपूर्ण तत्व है, महत्वपूर्ण अवयव है पूरी फोटोग्राफी की प्रक्रिया का, और वो लेंस यूनिट का हिस्सा होता है। एपर्चर की यदि हम बात करें, एपर्चर की परिभाषा की हम बात करें, तो सामान्य सी परिभाषा है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया और जैसा कि इस चित्र से भी स्पष्ट हो रहा है कि एपर्चर लेंस में उपस्थित वो छिद्र है, वह ओपनिंग है, वो होल है आप बोल सकते हैं, जिसके द्वारा प्रकाश की जो किरणें हैं वो कैमरे के अंदर पहुंचती हैं और इस छिद्र के आकार को नियंत्रित किया जा सकता है। इसको प्रोफेशनल कैमरों में आप इस छिद्र के आकार को नियंत्रित कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उसको घटा सकते हैं। हाँ, उसका एक रेंज अवश्य होता है, उसकी एक सीमा अवश्य होती है। उस सीमा के अंदर, और वो कैमरे के हिसाब से, लेंस यूनिट के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, वो रेंज अलग अलग हो सकती है, लेकिन उस रेंज के अंदर एक फोटोग्राफर को यह स्वतंत्रता होती है कि वो अपनी आवश्यकता के अनुसार उस छिद्र के आकार को बढ़ा सके या उस छिद्र के आकार को घटा सके। तो छिद्र का आकार यदि बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि अधिक प्रकाश की किरणें अंदर आएंगी, और छिद्र का आकार यदि कम किया जाएगा तो भी स्वाभाविक है कि जो प्रकाश अंदर पहुंचेगा उसकी मात्रा कम होगी। तो यह नियंत्रण फोटोग्राफर के पास होता है, और इस नियंत्रण का प्रयोग हम अलग अलग उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं। अब हम देखें कि ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो एपर्चर होता है उसको हम एफ नंबर से उसको संबोधित करते हैं। उसका प्रकटीकरण जो है, उसको जो हम सूचित करते हैं वो एफ नंबरों से करते हैं। उसको एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो एफ नंबर है। और एफ नंबर जैसे कि आप उदाहरण में देख रहे हैं कि एफ 2.8 है, 8 है और 22 है। ऐसे ही बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। ओके, इसमें जो एक समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि यदि एफ नंबर कम है तो इसका अर्थ है कि छिद्र का आकार जो है वो बड़ा होगा, और यदि एफ नंबर ज्यादा है, बड़ा है,
तो छिद्र का आकार छोटा होगा। यह संबंध बहुत मुश्किल नहीं है। यदि आप एफ नंबर को निकालने के फॉर्मूले को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो अभी के लिए हम बस ये समझें कि जो एफ नंबर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ही जो लेंस में जो ओपनिंग है, जो छिद्र है, अपर्चर है, उसका वास्तविक आकार छोटा होता जाता है। और जैसे जैसे ये एफ नंबर कम होता है वैसे वैसे ही छिद्र का आकार बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये मुख्यतः आप कहें तो एक अपोजिट, एक विपरीत संबंध है एफ नंबर और अपर्चर के साइज में और उस छिद्र के आकार में। तो इस आप उदाहरण में भी देख सकते हैं कि जो f2.8 है उसमें छिद्र का आकार सबसे अधिक है। फिर आप f8 पे जाएं तो ये छिद्र का आकार कम है, और f22 पे आए तो छिद्र का आकार और कम है। ये वास्तविक आकार नहीं है, ये केवल रिप्रेजेंटेशन, आपको समझाने के लिए ये रेखा चित्र बनाया गया है। तो इस प्रकार इस संबंध को, क्योंकि यह संबंध कई बार भ्रम पैदा करता है, कई बार हमारे दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करता है, तो इसको हम स्पष्ट रूप से हम अपने मस्तिष्क में बिठा लें कि एफ नंबर जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे अपर्चर का वास्तविक आकार बढ़ेगा, और एफ नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा अपर्चर का वास्तविक आकार कम होगा। अर्थात इन दोनों एफ नंबर और अपर्चर के आकार, इन दोनों के बीच में विपरीत संबंध होता है। इसके बाद हर लेंस के लिए, जैसे मैंने कहा कि अपर्चर के आकार को, छिद्र के आकार को आप परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। तो हर लेंस यूनिट में एक मिनिमम अपर्चर साइज और मैक्सिमम अपर्चर साइज होता है। तो न्यूनतम और अधिकतम अपर्चर साइज उपलब्ध होता है हर लेंस यूनिट में, और उन्हीं न्यूनतम और अधिकतम के बीच ही आपको यह स्वतंत्रता होती है कि आप इसको परिवर्तित कर सकें। तो आप परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो न्यूनतम और अधिकतम की जो सीमा है उसी सीमा के अंदर आप ये परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एक DSLR का जो LCD स्क्रीन है, वहाँ पे जहाँ हम मॉनिटर करते हैं चीज़ों को, वहाँ अपर्चर का साइज़ कहाँ पे दिखाता है और किस प्रकार दिखाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि पहले उदाहरण में f22 है और दूसरे उदाहरण में f5.6 है। यानी आप अपर्चर को परिवर्तित कर सकते हैं और उसको अपने हिसाब से उसका प्रयोग कर सकते हैं जैसी आपकी आवश्यकता है। अब जो संबंध है अपर्चर और एक्सपोजर के बीच में, वो बहुत ही तार्किक संबंध है और बहुत ही सामान्य ज्ञान से, आप सामान्य तर्क अगर आप लगाएंगे तो आपको वो समझ में आएगा। अपर्चर लेंस में वो छिद्र है जिसके थ्रू प्रकाश की किरणें लेंस से होते हुए कैमरे में जा सकती हैं। तो स्वाभाविक है कि यदि अपर्चर बड़ा होगा तो ज्यादा मात्रा में प्रकाश कैमरे तक पहुंच सकता है, और अपर्चर अगर छोटा होगा तो प्रकाश की मात्रा जो कैमरे तक पहुंच रही है, जो इमेज सेंसर तक पहुंच रही है, उसकी मात्रा कम होगी। अधिक प्रकाश अर्थात अधिक एक्सपोजर, कम प्रकाश अर्थात कम एक्सपोजर। और हम सब जानते हैं कि एक्सपोजर की संतुलित मात्रा होनी आवश्यक है। ओवर एक्सपोज फोटोग्राफ, जहां पे प्रकाश की मात्रा जरूरत से अधिक आ जाती है, वह भी उचित नहीं है, क्योंकि वो आपकी बहुत सारी डिटेल्स जो है उसको समाप्त कर देता है। इसके बाद जितनी आवश्यकता है उससे कम मात्रा में भी प्रकाश अगर जा रहा है, जिसको अंडर एक्सपोजर हम बोलते हैं, तो वो भी हमारे लिए उचित नहीं है। तो एक अच्छे फोटोग्राफ के लिए यह आवश्यक है कि प्रकाश की जितनी आवश्यक मात्रा है वह मात्रा हम प्राप्त कर पाएं, और वह मात्रा प्राप्त करने में हम अपर्चर का प्रयोग करते हैं। उसको बढ़ा घटा के हम एक उचित मात्रा में प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि हम अपर्चर और एक्सपोजर के बीच के संबंध को देखें, तो जैसे जैसे हम अपर्चर को बढ़ाते हैं, अपर्चर के साइज को, हम एफ नंबर की बात नहीं कर रहे, अपर्चर के साइज को बढ़ाते हैं, एक्सपोजर भी बढ़ता है, और जैसे जैसे हम अपर्चर के साइज को घटाते हैं, एक्सपोजर भी कम होता है। तो इन उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि इन उदाहरणों में
बाकी सभी जो सेटिंग्स हैं उनको कांस्टेंट रखा गया है, एक जैसा रखा गया है, क्योंकि एक्सपोजर पर केवल अपर्चर का ही असर नहीं होता है, एक्सपोजर पे शटर स्पीड का भी असर होता है, एक्सपोजर पे आईएसओ का भी असर हो सकता है, एक्सपोजर पे बाहर जो लाइट अवेलेबल है, लाइट सोर्स में अगर अमाउंट हम बढ़ा देते हैं, इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, तो उन सब का असर होता है। तो ये जो तीन आप उदाहरण देख रहे हैं, यहाँ बाकी चीज़ों को बिल्कुल नियंत्रित रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया है, केवल अपर्चर को चेंज किया गया है। तो उसका असर आप देख सकते हैं, पहले केस में अपर्चर का साइज f16 है, उसके बाद अपर्चर के साइज को बढ़ाया गया है, f10 पे लाया गया है, तीसरे में अपर्चर का साइज f5.6 है। और आप फोटोग्राफ से देख सकते हैं कि जैसे जैसे अपर्चर का साइज बढ़ा है, यानी f नंबर्स कम हुए हैं, वैसे वैसे फोटोग्राफ में प्रकाश की जो मात्रा है वो बढ़ी है, एक्सपोजर बढ़ा है। तो इन उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि अपर्चर और एक्सपोजर के बीच क्या संबंध है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज है जिसका अपर्चर से संबंध होता है, और वो है डेप्थ ऑफ फील्ड का। डेप्थ ऑफ फील्ड को अगर हम समझने की कोशिश करें तो कोई भी, जब आप एक तस्वीर देखते हैं, एक फोटोग्राफ देखते हैं, तो आपको उसमें एक एरिया दिखता है जो कि फोकस्ड है, जो कि शार्प है, जो कि ज्यादा स्पष्ट है, जिसको हम बोल सकते हैं कि वो एरिया फोकस में है। तो उस एरिया की जो गहराई है, यानी उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है, वो जो एक गहराई है, वो गहराई डेप्थ ऑफ फील्ड है। अब चूंकि फोटोग्राफ तो 2 डायमेंशनली होता है, तो ये गहराई आप एक परसेप्शन के लेवल पे ही, डेप्थ का जो परसेप्शन है उसी परसेप्शन पे आप मेजर कर सकते हैं, क्योंकि 2 डायमेंशनल चीजों में एक्चुअल गहराई, वास्तविक गहराई तो होती नहीं है, लेकिन जो परसेप्शन गहराई का है वो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक यदि ज्यादा है तो अर्थात डेप्थ ऑफ फील्ड अधिक है, और यदि वो कम है तो वो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड है, उसको हम छिछला डेप्थ ऑफ फील्ड बोलते हैं। तो डेप्थ ऑफ फील्ड और अपर्चर के बीच भी एक संबंध है। जैसे जैसे आप अपर्चर को बढ़ाते हैं, यानी अपर्चर के साइज को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे डेप्थ ऑफ फील्ड छिछला होता जाता है, अर्थात कम होता जाता है। और जैसे जैसे आप अपर्चर के साइज को कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, वैसे वैसे डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो बढ़ता जाता है। और इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एफ नंबर्स की बात मैं नहीं कर रहा, मैं अपर्चर की साइज को बढ़ाना मतलब एफ नंबर कम करना। तो जैसे जैसे आप अपर्चर को बढ़ाएंगे, डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो कम होगी, और जैसे जैसे आप अपर्चर के साइज को कम करेंगे, डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो अधिक होगी। ठीक है, तो अभी हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। हम फोटोग्राफी की दूसरी तकनीकों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा विराम लेंगे। उस विराम के बाद हम इस चर्चा को पुनः जारी करेंगे। पत्रकारिता एवं नवीन मीडिया अध्ययन विद्यापीठ के इस टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सत्र में आपका फिर से स्वागत है। हम आज चर्चा कर रहे हैं फोटोग्राफी तकनीकों की, और पिछले सत्र में हमने चर्चा की थी कि अपर्चर कैसे फोटोग्राफी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और उसी चर्चा के दौरान हम देख रहे थे कि अपर्चर और डेप्थ ऑफ फील्ड के बीच क्या संबंध है। तो हमने देखा था कि जैसे जैसे हम अपर्चर के साइज को बढ़ाते हैं, डेप्थ ऑफ फील्ड कम होता जाता है, और जैसे जैसे हम अपर्चर के साइज को, उस छिद्र को छोटा करते हैं, डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ता जाता है।
तो एक ये जो उदाहरण है इससे आप इसको समझ सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि इस उदाहरण में बाकी चीज़ों को, बाकी सेटिंग्स को कांस्टेंट रखा गया है और एपर्चर को चेंज किया गया है, और उसके आधार पे आप देख सकते हैं कि डेप्थ ऑफ फील्ड में कैसे परिवर्तन आ रहा है। जो इमेज ए है, जो पहला चित्र है ए, उसमें एपर्चर 5.6 है, तो 5.6 एफ नंबर है, और दूसरे में 18 है। अर्थात एफ नंबर जब बढ़ता है तो एपर्चर का साइज कम होता है। तो पहले चित्र में एपर्चर का साइज जो था, आकार छिद्र का, वो बड़ा था, तो उसमें आप देखें कि डेप्थ ऑफ फील्ड कम है। और जैसे जैसे हमने उसको बढ़ाया, F18 किया, तो एपर्चर का साइज हमने कम किया, तो डेप्थ ऑफ फील्ड इस चित्र में अधिक है। पहले चित्र में जो वो लाल रंग का गुब्बारे की तरह की जो संरचना है वह फोकस में नहीं है, वो स्पष्ट रूप से नहीं दिख रही है। लेकिन दूसरे चित्र में बच्चे का चेहरा भी फोकस में है, और वो जो गुब्बारा आपको दिख रहा है लाल रंग का, वो भी फोकस में है। यानी जो फोकस में जो एरिया है उसका डेप्थ पहले की तुलना में अधिक है, यानी डेप्थ ऑफ फील्ड अधिक है। तो इस प्रकार से एपर्चर और डेप्थ ऑफ फील्ड के बीच के भी संबंध को हमने समझा। अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और जो तकनीक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें शटर स्पीड एक महत्वपूर्ण फोटोग्राफी की तकनीक है जिसको समझना आवश्यक है और जिसकी सहायता से हम कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। जब हम फोटो कैमरे के प्रक्रिया से संबंधित रेखा चित्र देख रहे थे, तो हमने देखा था कि इमेज सेंसर के आगे एक दरवाजे जैसी संरचना, एक पर्दे जैसी संरचना थी, वो शटर थी। और हमने ये देखा था, हमने ये चर्चा की थी कि जब तक यह शटर उठेगा नहीं, तब तक वो प्रकाश की किरणें इमेज सेंसर तक नहीं पहुंचेंगी। तो ये शटर कितनी तेजी से उठेगा, कितने कम समय के लिए उठेगा या कितने अधिक समय के लिए उठेगा, ये हम निश्चित कर सकते हैं। इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं और इस परिवर्तन का अलग अलग प्रकार के प्रभाव भी पड़ते हैं। तो जितनी तेजी से शटर खुलता है और बंद होता है, इसी स्पीड को हम शटर स्पीड कहते हैं। और शटर स्पीड अधिक होने का मतलब है कि शटर बहुत ही कम समय के लिए खुलेगा, और शटर स्पीड स्लो होने का, धीमा होने का अर्थ है कि शटर अपेक्षाकृत अधिक देर के लिए खुला रहेगा। तो एक इस शटर स्पीड की जो हमने बात कही, तो ये एक्सपोजर टाइम, यानी शटर जब तक खुला रहेगा तब तक वो कैमरे का एक्सपोजर टाइम है। क्यों? क्योंकि तभी तक लाइट जो है, प्रकाश की किरणें जो हैं, वो इमेज सेंसर तक पहुंच रही हैं। तो स्लो शटर स्पीड का अर्थ है कि शटर लंबे समय तक के लिए खुला रहेगा, तो एक्सपोजर टाइम भी बढ़ेगा। फास्ट शटर स्पीड का अर्थ है कि शटर कम समय के लिए खुला रहेगा, तो एक्सपोजर टाइम भी कम होगा। अब शटर स्पीड को हम कैसे मापते हैं? तो शटर स्पीड को सेकंड में मेज़र किया जाता है, सेकंड में हम मापते हैं, क्योंकि समय की जो सबसे छोटी इकाई है वो हम समय सेकंड हमारे लिए है। तो आप जैसे इस उदाहरण में देख सकते हैं कि 4 है। 4 अगर शटर स्पीड है, इसका मतलब है कि शटर 4 सेकंड के लिए खुला रहेगा। एक्सपोजर टाइम जो होगा कैमरे का, वो 4 सेकंड होगा। 5 का अर्थ है 5 सेकंड होगा। 1/10 का अर्थ है कि शटर 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक के लिए खुला रहेगा, और यही एक्सपोजर टाइम होगा। 1/4000 का अर्थ है कि यहां शटर बहुत ही कम समय के लिए 1 सेकंड के 4000वें हिस्से तक के लिए खुला रहेगा, और यही जो एक्सपोजर टाइम होगा वो 1 सेकंड का 4000वां हिस्सा होगा। तो ये एक बहुत ही तेज शटर स्पीड हम मान सकते हैं, क्योंकि शटर बहुत ही कम समय के लिए खुला रहेगा। जो कैमरे होते हैं उनमें शटर स्पीड की एक ढंग से आप रेंज पा सकते हैं। जो अधिकतम शटर स्पीड कितनी फास्टर हो सकती है, वो जो कैमरे की जो उपलब्धता है उसके हिसाब से आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं। जो स्लो का है उसमें आप जैसे एक बल्ब मोड होता है, अगर बल्ब मोड पे आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो जब तक आप शटर को प्रेस करके रखेंगे तब तक एक्सपोजर होता रहेगा, तब तक शटर ओपन रहेगा, जब तक आप उसको छोड़ेंगे नहीं। तो न्यूनतम अगर हम स्लो की बात करें तो वो हमारे नियंत्रण में है कि आप जितना लंबे समय तक एक्सपोज करना चाहे कर सकते हैं।
लेकिन जब आप अधिकतम की बात करते हैं तो जो कैमरे का जो रेंज उपलब्ध है उसके बीच में आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं, आप उसको सेट कर सकते हैं। अब इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जब हम कैमरे में जो हमारा कंट्रोल, डिफरेंट कंट्रोल्स को जब हम मॉनिटर पे देखते हैं तो इस ढंग से शटर स्पीड सेट करने के लिए शटर स्पीड के मेज़रमेंट की भी सूचना वहाँ पे उपलब्ध रहती है। जैसे पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो शटर की स्पीड है 1/1600 है, यानी यहाँ पे जो एक्सपोजर टाइम होगा वो 1 सेकेंड का 1600वां हिस्सा होगा। और दूसरे केस में वो 1/125 है, यानी 1 सेकेंड के 125वें हिस्से के लिए एक्सपोजर टाइम होगा। यानी जो पहला केस है, पहली तस्वीर है, वहाँ शटर स्पीड तेज है, वहाँ एक्सपोजर टाइम काफ़ी कम है दूसरी तस्वीर की अपेक्षा। तो इस प्रकार से शटर स्पीड की सूचना उपलब्ध रहती है और आप इसको परिवर्तित भी कर सकते हैं। अब रिलेशनशिप, यदि हम संबंधों की बात करें शटर स्पीड और एक्सपोजर के बीच, तो ये भी बड़ा ही तार्किक और सामान्य सा संबंध है कि दरवाज़ा जितनी देर के लिए खुला रहेगा प्रकाश की किरणें उतनी ही देर अंदर जा पाएंगी। यदि हम बाकी जो हमारे नियंत्रण हैं, कंट्रोल्स हैं, उनको हम कांस्टेंट रखते हैं तो शटर स्पीड जितना स्लो होगा, जैसे जैसे शटर स्पीड को हम इंक्रीज करेंगे एक्सपोजर डिक्रीज होगा, और जैसे जैसे हम शटर स्पीड को डिक्रीज करेंगे एक्सपोजर इंक्रीज होगा। स्वाभाविक है कि अगर शटर स्पीड ज़्यादा है, तेज है, तो एक्सपोजर टाइम कम होगा, तो अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो कम पहुंचेगी। और यदि शटर स्पीड स्लो है तो एक्सपोजर टाइम ज़्यादा है, अमाउंट ऑफ लाइट जो है, प्रकाश की जो मात्रा है वो इमेज सेंसर तक अधिक पहुंचेगी और आप फिर उसका प्रयोग कर सकते हैं अधिक एक्सपोजर प्राप्त करने में। अब इन तीन उदाहरणों के माध्यम से हम देखें कि शटर स्पीड का क्या असर पड़ता है एक्सपोजर पे। तो ये पहला उदाहरण है, इसमें आप देखें कि शटर स्पीड जो है वो 1/20 है, यानी 1 सेकेंड के 20वें हिस्से तक के लिए शटर खुला है। इस तस्वीर को यदि आप देखें तो इसमें जो दीप है बीच में, उसका जो उसकी जो ज्योति है उसकी डिटेल्स नहीं है। तो इसका अर्थ है कि यहाँ इस तस्वीर में जो प्रॉपर एक्सपोजर होना चाहिए था, जितना अमाउंट ऑफ लाइट, जितने प्रकाश की मात्रा हमें चाहिए थी ताकि हम सारी डिटेल्स, सारा विवरण प्राप्त कर सकें, उससे थोड़ी ज़्यादा प्रकाश की मात्रा आपको दिखाई पड़ रही है। और यहाँ पे जो हमारा शटर स्पीड है वो 1/20 है, यानी जो एक्सपोजर टाइम है वो 1 सेकेंड का 20वां हिस्सा है। अब हम शटर स्पीड को बढ़ाते हैं और इस तस्वीर में जो हमने शटर स्पीड रखी है वो 1/60 है, यानी जो एक्सपोजर टाइम है वो कम हुआ है, वो 1 सेकेंड का 60वां हिस्सा हो गया है। तो यहां आप देखें कि प्रकाश की मात्रा थोड़ी कम हुई है और दीप का जो ज्योति है, जो फ्लेम है, उसकी डिटेल और उसकी संरचना, उसका जो शेप है वो दिखाई पड़ रही है। और यदि हम इसको कम करते हैं यानी एक्सपोजर टाइम कम करते हैं, शटर स्पीड को बढ़ाते हैं, तो तीसरे उदाहरण में आप देखें कि शटर स्पीड जो है वो 1/100 है, यानी 1 सेकेंड के 100वें हिस्से के लिए शटर खुला हुआ था, वही हमारा एक्सपोजर टाइम था। और प्रकाश की मात्रा तस्वीर में और कम हुई है और जो दीप की जो ज्योति है, जो उसका फ्लेम है, उसकी संरचना अब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। तो इन तीनों केसेस में हमने देखा, इन तीनों उदाहरणों में हमने देखा कि हम जैसे जैसे शटर की स्पीड को बढ़ा रहे हैं, 1/20 से हमने 1/60 पे हम लेके आए, फिर 1/100 पे लेके आए, यानी शटर स्पीड को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं हम, तो चित्र में प्रकाश की मात्रा कम हो रही है। इस केस में वो आवश्यक भी है क्योंकि जो ज्योति है उसका आकार, उसकी पूरी डिटेल्स ज़्यादा स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। तो इस ढंग से हमने देखा कि शटर स्पीड और जो हमारा एक्सपोजर है उसके बीच एक सीधा संबंध है। जितनी फास्ट शटर स्पीड होगी, जितनी तेज शटर स्पीड होगी, उतनी ही एक्सपोजर की मात्रा, प्रकाश की मात्रा तस्वीर में कम होगी। अब हम शटर स्पीड और गति के बीच के अंतर संबंध को समझने का प्रयास करेंगे। हम सब जानते हैं कि स्टिल जो फोटोग्राफ होता है, जो जिसको हम फोटोग्राफ बोलते हैं, वो स्टिल होता है, वो रुका हुआ होता है, उसमें गति नहीं होती है।
लेकिन गति का प्रभाव निश्चित तौर पे पैदा किया जा सकता है। एक स्टिल फोटोग्राफ में भी हम मोशन का इफेक्ट पैदा कर सकते हैं, गति का प्रभाव जरूर पैदा कर सकते हैं। गति हम महसूस करा सकते हैं अपने दर्शकों को किसी भी स्टिल फोटोग्राफ में, और इस प्रक्रिया में शटर स्पीड का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल आता है। जो धीमा शटर स्पीड होता है, स्लो शटर स्पीड, जब जैसे जैसे हम शटर स्पीड को धीमा करते हैं, उसका प्रयोग फोटोग्राफ में गति के प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। और जब हम शटर स्पीड को हम तेज करते हैं तो हम कोई चीज़ जो गति में है, जैसे हम किसी एथलीट के स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में जनरली जब हम खेलों की फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, तो जो खिलाड़ियों की गति है, कोई पोल वॉल्ट कर रहा है, कोई हाई जंप कर रहा है, या फुटबॉल है, या टेनिस है, या तरह तरह के जो खेल हैं, सब में, हर खेल में गति होती है। तो उनको अगर हम फ्रीज करना चाहते हैं, अगर एक उस निश्चित क्षण में हम उनको रोक देना चाहते हैं, तो उस ढंग के फोटोग्राफों को क्लिक करने के लिए हमें ज़्यादा तेज शटर स्पीड की आवश्यकता होती है। तो शटर स्पीड का प्रयोग करके हम गति के साथ गति की जो फीलिंग है, गति का जो भाव है, गति का जो प्रभाव है फोटोग्राफ में, उसको हम उत्पन्न कर सकते हैं, और हम उसको फ्रीज भी कर सकते हैं, हम उसको रोक भी सकते हैं। अब यहाँ आप 3 अलग अलग तस्वीरें देखिए, एक ही प्रक्रिया की 3 अलग अलग तस्वीरें हैं। इमेज जो पहली जो इमेज है ए, उसमें जो शटर स्पीड है वो 1/8 है, दूसरे में जो शटर की गति है वो 1/125 है, और तीसरे में जो शटर की गति है वो 1/1600 है। और तीनों जो तस्वीरें हैं वो एक ही गतिविधि की हैं, और आप देखें कि जैसे जैसे हमने शटर की गति, शटर के स्पीड को बढ़ाया है, जो चीज़ें हैं वो फ्रीज हो रही हैं, वो रुक रही हैं। पहले में गति का प्रभाव है कि स्मूथ गति का प्रभाव दिखाई पड़ता है, और तीसरे में आप देखें तो पानी की बूंदें बिल्कुल फ्रोजन दिखती हैं, जैसे वहीं की वहीं रुक गई हों। और अगर हम शटर स्पीड को देखें तो ये प्रभाव कैसे पैदा हो रहा है, जब शटर की गति धीमी थी तो गति का एक स्मूथ प्रभाव पैदा होता है, और जैसे जैसे हम शटर की स्पीड को, की गति को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हम गति को रोकने में, गति को फ्रीज करने में हम सक्षम होते हैं। अब ये जो तस्वीरें हैं ये भी उदाहरण हैं कि कैसे हम मूवमेंट को, गति को फ्रीज कर सकते हैं तेज शटर स्पीड के साथ में। तो ये जो तस्वीर है इसमें एक जार है, जार में पानी भरा हुआ है, और एक रेड बॉल जार में डाली गई है, और जो तस्वीरें ली गई हैं वो तस्वीरें अपेक्षाकृत तेज शटर स्पीड पे ली गई हैं। शटर की गति 1/1000 है, यानी जो एक्सपोजर टाइम था, एक्सपोजर का जो समय था, वो 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा था। तो ये एक तेज शटर स्पीड का प्रयोग हमने किया है, और इस तेज शटर स्पीड का प्रयोग करके जो बॉल डालने के बाद जार में जो पानी में जो गति आई, जो मूवमेंट आया, जो परिवर्तन हुआ, उसको फ्रीज करने के लिए तेज शटर स्पीड का इस्तेमाल किया गया है। और आप इन दोनों उदाहरणों में देख सकते हैं कि एक आकर्षक पानी की गति का, पानी के मूवमेंट का, जो कि जार में बॉल डालने से उत्पन्न हुआ है, उसको फ्रीज करने के लिए तेज शटर स्पीड, तेज शटर गति का प्रयोग किया गया है। कुछ चीज़ें हम स्लो, जब हम शटर स्पीड को काफ़ी धीमा करते हैं तो उनके माध्यम से भी हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं। जैसे इन उदाहरणों को हम देखें, ये 2 उदाहरण हैं, ये मुख्य रूप से प्रकाश के द्वारा पेंटिंग, इसको लाइट पेंटिंग या लाइट ड्राइंग टाइप की चीज़ भी हम बोलते हैं, जिसमें आप लाइट से ड्रॉ कर सकते हैं, और लाइट से ड्रॉ करके फोटोग्राफ उसका ले सकते हैं। और वो फोटोग्राफ के ये 2 उदाहरण आपको दिख रहे हैं, एक में लाइट के एक पॉइंट से अमित लिखा गया है, दूसरे में स्टार्स बने हुए हैं। अब ये जो पहला एग्जाम्पल है, वो पहला जो उदाहरण है उसमें शटर स्पीड 6 सेकेंड की है, यानी ये काफ़ी स्लो शटर स्पीड है। तो आपने शटर बटन को प्रेस किया, अब ये जो शटर है
वो खुला हुआ है अगले 6 सेकंड के लिए, और उस 6 सेकंड के दौरान वो जो इमेज सेंसर है वो एक्सपोज्ड होता रहेगा। उसके सामने जो जो गतिविधियां होंगी वो प्रकाश की किरणें वहां तक पहुंचेंगी। तो इस फोटोग्राफ को लेने में आपने, और हाँ, हमेशा जब आप स्लो शटर स्पीड के साथ काम करते हैं, जब शटर स्पीड की गति को आप कम रखते हैं, तो हमेशा ट्राइपॉड का इस्तेमाल करें, क्योंकि एक्सपोजर लंबे समय के लिए हो रहा है और हाथ जो हमारा होता है, भले ही हम कितना स्थिर रखें, उसमें शेक होता है, उसमें मूवमेंट होता है, और वो मूवमेंट आपकी चीज़ों को ब्लर कर सकता है, आपके फोटोग्राफ को ब्लर कर सकता है। तो हमेशा ये एक नियम के तौर पे इसको माने कि जब भी आप स्लो शटर स्पीड की गति को कम कर रहे हैं, तो फोटोग्राफी में हमेशा ट्राइपॉड का यूज़ करें। तो इस केस में ट्राइपॉड पे कैमरा माउंट कर दिया गया, आपने शटर की गति 6 सेकंड रखी है, और कमरे में अंधेरा है, बिल्कुल डार्क है, और आपने एक फ्लैश लाइट से, जो मोबाइल का फ्लैश लाइट है, उससे आपने अमित का शेप बनाया। ठीक है, 6 सेकंड तक एक्सपोजर होता रहा और कैमरे ने ये तस्वीर कैप्चर की। तो ये एक लाइट ड्राइंग का उदाहरण है। दूसरा भी जो उदाहरण है वो, उसमें आप देखें कि जहाँ स्टार्स बने हुए हैं, वो उसमें भी जो शटर स्पीड है वो 8 सेकंड की रखी गई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो स्लो शटर स्पीड से आप कर सकते हैं। नाइट फोटोग्राफी में बहुत बार जब हम स्टार्स और गैलेक्सीज के बहुत ही सुंदर तस्वीरें आते हैं, ज़्यादातर यदि आप देखेंगे तो आप कुछ ऐसे हिल स्टेशंस पे अगर जाएंगे जहाँ जो प्रदूषण है उसकी मात्रा कम है, आकाश ऐसे मौसम में जब आकाश साफ होता है, बादल नहीं होते हैं, तो आपको बहुत सारे फोटोग्राफर दिखेंगे जो उन स्टार्स की और उन गैलेक्सीज की वो तस्वीरें लेते हैं। ये सब स्लो शटर स्पीड फोटोग्राफी, इन सब में स्लो शटर स्पीड का प्रयोग होता है। हम हमेशा ट्राइपॉड का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही सुंदर फोटोग्राफ लिए जा सकते हैं। तो स्लो शटर स्पीड के माध्यम से भी हम कई काम करते हैं। शटर स्पीड को बढ़ा के, जैसे हमने कहा कि ज़्यादातर जब हम स्पोर्ट्स की फोटोग्राफी करते हैं तो वहाँ हमें गतियों को फ्रीज करना होता है। एक ऐसा क्षण जब किसी प्लेयर के चेहरे पे जो एग्रेशन का एक्सप्रेशन है, या वो एक बहुत ऊंची छलांग लगा रहा है, तो उन सब क्षणों को जब आप फ्रीज कर देते हैं तो वो आकर्षक प्रभाव पैदा करते हैं स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में, खेल की फोटोग्राफी में। तो वहाँ पे हम तेज शटर स्पीड का, शटर गति का प्रयोग करते हैं। और कई ऐसे मामले हैं, जैसे मैंने कहा कि जब हम स्टार्स की और गैलेक्सीज के फोटोग्राफ रात में लेते हैं, वो स्लो शटर, वहाँ पे शटर स्पीड काफ़ी कम रखी जाती है ताकि एक्सपोजर टाइम बढ़ सके। इसके अलावा अगर हम ऐसी लाइट पेंटिंग करना चाहते हैं, या हम मोशन का इफेक्ट, आप एक झरने की ही तस्वीर ले रहे हैं, स्लोअर शटर स्पीड से लेंगे तो उसकी पूरी गति, जो एक गति है, उसमें एक स्मूथनेस आपको दिखाई पड़ेगी। जैसे आप एक और प्रयोग कर सकते हैं, जैसे जिसको हम घोस्ट इफेक्ट बोलते हैं, वो भी स्लो शटर स्पीड के द्वारा हम उसको अचीव कर सकते हैं। जैसे आप देखें कि जो दोनों तस्वीरें हैं, वहाँ एक कोई घोस्ट जैसी आकृति पीछे दिखाई पड़ रही है, और जो सब्जेक्ट है वो डरा हुआ एक्ट कर रहा है, बेसिकली वो एक्ट कर रहा है इसलिए, ताकि ऐसा प्रभाव पैदा हो। तो इन दोनों में भी आप देखेंगे तो जो शटर स्पीड है वो 4 सेकंड की है। यानी आपने ट्राइपॉड पे कैमरा माउंट कर दिया, ठीक है, अब आपने शटर बटन जब प्रेस किया, उस समय जो पीछे एक लड़की दिखाई पड़ रही है वो इस लेडी के पीछे छिपी हुई है, और चूंकि 4 सेकंड काफी बड़ा समय होता है, तो शटर बटन प्रेस करने के बाद वो एक बार उठती है और फिर वापस बैठ जाती है। इसको कैमरा इस ढंग से कैप्चर करता है। चूंकि उसके उठने बैठने में मोशन है, तो वो ब्लर आता है और घोस्ट की तरह वो इफेक्ट पैदा करता है। तो इस टाइप का घोस्ट इफेक्ट भी आप उत्पन्न कर सकते हैं, घोस्ट का, भूत का प्रभाव भी उत्पन्न कर सकते हैं स्लो शटर स्पीड की मदद से। लेकिन जब हम अपर्चर या शटर स्पीड की सेटिंग्स की बात कर रहे हैं, तो इनके साथ बाकी सेटिंग्स को भी संभाल के चलना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे आप शटर को स्लो करेंगे, वैसे वैसे एक्सपोजर बढ़ने लगेगा, लाइट का अमाउंट बढ़ने लगेगा। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा लाइट आ गई आपके फोटोग्राफ में, तो आपका फोटोग्राफ जो है वो ओवर एक्सपोज हो जाएगा, वो बर्नट हो जाएगा, वो जला हुआ फोटोग्राफ माना जाता है, उसकी में डिटेल्स खत्म हो जाती हैं।
तो आपको उस लाइट के अमाउंट को भी कंट्रोल करना है। और उसको हम जैसे मुख्य रूप से जो एक्सपोजर ट्रायंगल की हम बात करते हैं, तो एक्सपोजर ट्रायंगल में एक शटर स्पीड आता है, एक अपर्चर आता है और तीसरा आईएसओ भी आता है। आईएसओ भी एक बहुत महत्वपूर्ण नियंत्रण है। और आईएसओ जो मुख्यतः क्या है कि वो जो आपका इमेज सेंसर है उसकी लाइट सेंसिटिविटी को, उसकी जो संवेदनशीलता है प्रकाश के प्रति, उस संवेदनशीलता को वो बढ़ाता घटाता है। जैसे जैसे आप आईएसओ की मात्रा बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो आपका इमेज सेंसर है वो प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील होने लगता है। और अधिक संवेदनशील का मतलब क्या है कि वो कम प्रकाश की मात्रा में भी ज्यादा आपको प्रकाशित दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया है। और जैसे जैसे आईएसओ को आप कम करेंगे, आईएसओ आप 100 रख सकते हैं, 200, उसमें सेटिंग होता है, आप उसको चेंज करेंगे तो वो बढ़ता घटता है, आप उसको बढ़ा घटा सकते हैं। तो आईएसओ की मात्रा जैसे जैसे बढ़ाएंगे आपके इमेज सेंसर की प्रकाश के प्रति जो संवेदनशीलता है वो बढ़ती जाएगी, और कम प्रकाश में भी आपको ज्यादा प्रकाश दिखाई पड़ेगा आपकी तस्वीरों में। जैसे जैसे आप उसको कम करते जाएंगे वो प्रकाश की संवेदनशीलता जो है इमेज सेंसर की वो घटती जाएगी। लेकिन बहुत ज्यादा आईएसओ बढ़ाने से आपको नॉइज, आपको ग्रेन्स आपके फोटोग्राफ में दिखेंगे, फोटोग्राफ की क्वालिटी जो है वो डिक्रीज होती है। तो उसको बहुत ज्यादा बढ़ाना कभी भी उपयुक्त नहीं माना जाता है, उसका सुझाव कभी नहीं दिया जाता है। तो आपको जो चीजें करनी है, एक तरफ एपर्चर है, दूसरी तरफ शटर स्पीड है, तीसरी तरफ आईएसओ है, ये कैमरा के कंट्रोल है। और चौथी चीज जो है वो अमाउंट ऑफ लाइट, आप लाइट सोर्स की इंटेंसिटी को भी कम ज्यादा करके बढ़ा घटा सकते हैं। अगर आप लाइट सोर्स की इंटेंसिटी को कम कर देते हैं, उसकी तीव्रता को कम कर देते हैं, तो प्रकाश की मात्रा कम हो जाएगी। तो तीन चीजें जो हमारे पास है वो कैमरे के साथ है, आईएसओ, अपर्चर और शटर स्पीड। और जो चौथी चीज है वो जो प्रकाश के हम उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं, उन उपकरणों में हम परिवर्तन करके, उनकी तीव्रता में परिवर्तन करके हम प्रकाश की मात्रा के साथ, एक्सपोजर के साथ हम काम कर सकते हैं, उसको नियंत्रित कर सकते हैं, और जितना हम चाहते हैं उतना रख सकते हैं। तो ये जो कुछ फोटोग्राफी से संबंधित जो तकनीकें हैं उनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। और उनका इस्तेमाल जब हम करते हैं तो हम बेहतर फोटोग्राफ खींच सकते हैं। जब आप कैमरे को देखेंगे तो कैमरे में जो एक सेक्शन होता है वो उसमें आपको बहुत सारे ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मोड्स मिलेंगे, ठीक है। फिर एक मैनुअल मोड भी होता है। सेमी ऑटोमेटिक मोड्स होते हैं जैसे कि जहाँ पे आप एपर्चर को चेंज कर सकते हैं, उसी के हिसाब से शटर स्पीड अपने आप चेंज हो जाएगी। दूसरा होता है कि आप शटर स्पीड या बाकी चीज़ें चेंज करेंगे तो एपर्चर अपने आप चेंज हो जाएगा। ये सब सेमी ऑटोमेटिक मोड है। जो कंप्लीट मैनुअल मोड होता है उसमें आप सारी चीज़ें परिवर्तित कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको तय कर सकते हैं। बाकी जो ऑटोमेटिक मोड में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे नाइट फोटोग्राफी के लिए ऑटोमेटिक मोड में होता है, तो आप उस पर ले आएंगे तो सेटिंग जो कैमरे की है वो एक एवरेज सेटिंग आ जाती है जो नाइट फोटोग्राफी के लिए यूज़ है। स्पोर्ट्स के लिए भी एक ऑप्शन होता है, अगर आप उस पर कर देंगे तो जो एवरेज सेटिंग कैमरे की है वो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के लिए उपयुक्त हो जाती है। तो इस प्रकार से फोटोग्राफी की तकनीकों का प्रयोग करके आप बेहतर फोटोग्राफी कर सकते हैं। वो फोटोग्राफी आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं, आप पत्रकारिता के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि पत्रकारिता में सामग्री अलग है, सामग्री समाचार है और करंट अफेयर्स है, लेकिन फोटोग्राफी की जो तकनीकें हैं वो वही है। तो मुझे आशा है कि आज का जो ये सत्र था फोटोग्राफी तकनीकों पर, वह आपने उसको उपयोगी पाया होगा, अपने अध्ययन के लिए उपयोगी पाया होगा। इस सत्र को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।